और उसकी चतुर पत्नी ने साबित कर दिया था कि सत्ता और संपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य, बुद्धि और साहस के सामने वे बौनी ही पड़ती हैं। राजा विक्रमसेन महल तो लौट गया, पर अब वो केवल नाम का राजा था। उसकी प्रजा का विश्वास और सम्मान दोनों उस अग्नि परीक्षा की आग में जलकर राख हो चुके थे। वो अपने कक्ष में बंद हो गया, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिला। हर परछाई में उसे गौरी का शांत चेहरा दिखता और हर कोने में दहकते कोयले चमकते। उसका घमंड टूट चुका था, पर अंदर की नफरत और प्रतिशोध की आग अब पहले से भी ज्यादा भड़क उठी थी। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई वो खुलेआम नहीं जीत पाएगा, इसलिए अब उसने अंधेरे में छिपकर वार करने की तैयारी शुरू कर दी। मुखिया और बुजुर्गों के लौटने के बाद झोपड़ी में भारी खामोशी फैल गई। रामू का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने हथौड़ा उठाया और कहा, मैं उन मुखिया और डरपोक गांव वालों से बात करूंगा जिन्होंने तुझे देवी कहा था, आज वही तेरा अपमान कर रहे हैं। गौरी ने शांत होकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक फौलादी चमक थी। वो बोली, क्रोध से नहीं रामू, बुद्धि से। ये गांव वाले गलत नहीं हैं, ये उनका डर बोल रहा है, और ये डर राजा विक्रमसेन ने ही पैदा किया है। सोचो, देवताओं का क्रोध इतना चुनिंदा नहीं होता कि वो सिर्फ हमारे राज्य पर बरसे और आरोप केवल मुझ पर लगे। ये कोई दैवी प्रकोप नहीं, ये एक मानवीय षड्यंत्र है। रामू चौंक कर बोला, षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? गौरी ने तार्किक आवाज में कहा, फसलें क्यों सूख रही हैं? क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, या पानी में ही कुछ गड़बड़ है? और पानी आता कहाँ से है? पहाड़ों से निकलने वाली मुख्य नहर से। अगर इस प्रकोप का असली कारण है, तो वो वहीं मिलेगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक दृढ़ता चमकी। राजा चाहता है कि हम डरकर गांव छोड़ दें या जनता के हाथों मारे जाएं, लेकिन हम भागेंगे नहीं। हम इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचेंगे। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम यहाँ से निकलेंगे, महल की ओर नहीं, उन पहाड़ों की तरफ जहाँ से नहर निकलती है। हमें सबूत चाहिए रामू, ऐसा सबूत जो राजा के झूठ को उजागर कर सके। रामू अपनी पत्नी का साहस देखकर दंग रह गया। उसका क्रोध अब दृढ़ निश्चय में बदल चुका था। वो बोला, तुम जहाँ कहोगी मैं चलूंगा गौरी। मौत भी आई तो हम दोनों साथ खड़े रहेंगे। आधी रात को जब पूरा गांव अंधविश्वास और डर की नींद में डूबा था, रामू और गौरी चुपके से अपनी झोंपड़ी से निकल पड़े। उन्होंने साधारण यात्रियों जैसे कपड़े पहन लिए और अपने साथ बस थोड़ा सा खाना और पानी लिया। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था। दिन में वे घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरते और रात को किसी गुथा या घने पेड़ के नीचे ठहरते। रामू अपनी शारीरिक शक्ति से गौरी की सुरक्षा करता और गौरी अपनी बुद्धि से उन्हें सही दिशा दिखाती। यात्रा के तीसरे दिन दूर कहीं घोड़ों की टापें सुनाई दी। कुछ घुड़सवार उनकी ओर आते नजर आए। उनके कवच देखकर दोनों समझ गए कि ये राजा के सैनिक हैं, जो शायद उनकी तलाश में ही गश्त कर रहे थे। रामू और गौरी तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। सैनिक पास आए और उनकी बातें साफ सुनाई देने लगी। एक सैनिक बोला, पता नहीं वो औरत कहाँ गायब हो गई। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो राजा हमें बड़ा इनाम देगा। दूसरा हंसकर बोला, अरे जनता ही उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर देगी। हमें तो बस ये देखना है कि वो राज्य से बाहर न निकल पाए। ये सुनते ही गौरी का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल गया। ये सब राजा का ही किया हुआ खेल था। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुँचे जहाँ से नहर का मुख्य स्रोत निकलता था। वो एक शांत एकांत घाटी थी जहाँ आम लोगों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ का दृश्य देखा, उनके होश उड़ गए। पानी के स्रोत के आसपास की मिट्टी काली और चिपचिपी हो चुकी थी। पानी से अजीब सी सड़ी हुई गंध उठ रही थी। दोनों ने तुरंत आसपास छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान गौरी की नजर झाड़ियों के पीछे छिपाई गई एक बोरी पर पड़ी। वो बोरी गीली थी और उस पर राजमहल का शाही चिन्ह बना हुआ था। रामू ने बोरी खोली तो उसमें वही काला चिपचिपा पदार्थ मिला जिसके गंध पानी में घुली हुई थी। ये एक तरह की जंगली विषैली वनस्पति थी जिसे अगर लंबे समय तक पानी में मिलाया जाए तो धीरे धीरे पानी और मिट्टी दोनों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते थे। अब उन्हें सबूत मिल चुका था, अकाट्य, निर्विवाद। ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं था, बल्कि राजा द्वारा किया गया एक क्रूर, सोचा समझा नरसंहार का प्रयास था। रामू की आंखों में क्रोध खून की तरह उतर आया।
मैं इस राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी ही प्रजा के साथ इतना बड़ा धोखा। गौरी ने उसे शांत किया, हालांकि उसकी अपनी आंखों में भी प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, रामू, हमारे पास सच है, पर ये सच उन लोगों तक कैसे पहुँचे जो हमें ही अपराधी समझ रहे हैं। अगर हम सीधे गांव लौट गए तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। हो सकता है हमें देखते ही मार डालें। वे अब एक नई और शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के सामने थे। उनके हाथ में सत्य का हथियार तो था, पर उसे चलाने के लिए कोई मंच नहीं था। वे दोनों गुफा में बैठकर अगली योजना पर विचार कर रहे थे, तभी बाहर किसी के करहाने की आवाज